मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 16 क्रिया का शेष भाग जो है वो पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हमने आपको इस पाठ में पढ़ाया था कि क्रिया किसे कहते हैं, फिर धातु किसे कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है, और जो है धातु इसके आगे प्रत्यय जोड़कर हम क्रिया को बनाते हैं, ये हमने बताया था आपको। फिर हमने कहा था कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया के दो भेद होते हैं। एक यानी कि क्रिया का वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया है, एक कर्म के आधार पर और एक रचना के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया यानी कि जिनमें जो है कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जिस कार्य को करने के लिए हमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, वह अकर्मक क्रिया साधारण शब्दों में है ये। और व्याकरणिक शब्दों में जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। अकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक पूर्ण अकर्मक क्रिया, एक अपूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया के अंतर्गत जिनका ये क्रियाएं अपने आप में पूर्ण होती हैं, जिनको पूर्ण करने के लिए हमें किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं होती। फिर दूसरा आ जाता है आपका अपूर्ण अकर्मक क्रिया, यानी कि ये क्रियाएं जिन्हें करने के लिए हमें किसी दूसरे चीज की आवश्यकता पड़ती है। ठीक इसी तरीके से दूसरा आ जाता है आपका सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के अंतर्गत जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है ना, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, कर्ता पर नहीं, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये व्याकरणिक परिभाषा। और साधारण शब्दों में आप कह सकते हैं कि जो कर्म सहित क्रिया होती है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक, फिर उसके बाद सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है, एक होती है एक कर्मक क्रिया और दूसरी होती है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया नाम से स्पष्ट है, जिसमें किसी एक के कर्म की आवश्यकता होती है, यानी एक व्यक्ति ही कर्म कर रहा है, वही कहलाती है एक कर्मक क्रिया। उसमें कोई दूसरा अन्य सहयोगी नहीं है, सिर्फ एक ही व्यक्ति का कर्म होता है। फिर दूसरा हो जाता है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक के क्रिया के अंतर्गत दो व्यक्तियों के कर्म, यानी दो व्यक्तियों द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वह कहलाती है द्विकर्मक क्रिया। ठीक, अब इसके बाद आपको बता दें कि द्विकर्मक क्रियाओं में वाक्य में पहला कर्म क्रिया का गौण कर्म होता है, यानी वह मुख्य नहीं होता, और क्या होता है विभक्ति सहित होता है। विभक्ति जानते हैं ना, ने, को, में, से, पर, ये सारे विभक्ति। और वाक्य में दूसरा कर्म क्रिया का मुख्य कर्म होता है। पहला कर्म क्या हो जाता है गौण और दूसरा मुख्य। पहला जो गौण कर्म होता है वह विभक्ति सहित होता है और संप्रदान कारक के रूप में होता है। संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है, के लिए। ठीक, और वाक्य में जो दूसरा कर्म होता है वह मुख्य कर्म होता है, यह निर्जीव होता है और यह विभक्ति रहित होता है, इसमें किसी भी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। अब ये तो आपका हो गया कर्म के आधार पर। अब दूसरा जो वर्गीकरण किया गया था क्रिया का वो हो गया था रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, ये हम रिवाइज करा रहे हैं आपको, जो हमने वीडियो में पहले आपको बताया है। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, कृदंत क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया, संयुक्त का अर्थ हो गया मिला हुआ, मिश्रण, कोई एक नहीं, एक या दो से अधिक चीजों का मिलान, वो हो जाता है संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग होता है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे संयुक्त क्रियाओं में पहली क्रिया मूल और जो अन्य क्रियाएं होती हैं वह सहायक होती हैं। सहायता देने वाली ये क्रियाएं क्या कहलाती हैं? ये रंजक क्रियाएं कहलाती हैं। रंजक क्रियाएं यदि अकेले प्रयोग की जाए तो वे ही मुख्य क्रिया बन जाती हैं। अगर संयुक्त क्रिया के साथ में प्रयोग की गई तो वो जो है रंजक क्रिया कहलाती है, और
यदि यही क्रियाएं अकेले में इनका प्रयोग किया जाए तो वह ही रंजक क्रियाएं ही मुख्य क्रिया बन जाती हैं। अब दूसरा हमने बताया था आपको प्रेरणार्थक क्रियाएं। जिस क्रियापद से यह पता चले कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है ना, स्वयं काम नहीं कर रहा है, वह किसी दूसरे को काम करने के लिए उकसा रहा है कि तुम ये काम करो, उसे प्रेरणा दे रहा है कि तुमको ये काम करना है, तो वो प्रेरित कर रहा है, वह कहलाती है प्रेरणार्थक क्रिया। माँ नौकर से सब्जी मंगवाती है, माँ खुद बाजार नहीं जाती है, वह नौकर को प्रेरित कर रही है कि तुम जाओ और सब्जी लेकर आओ। प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं, एक प्रेरक कर्ता और दूसरा प्रेरित कर्ता। प्रेरक कर्ता यानी जो प्रेरणा देने वाला है, जो कार्य करवाने वाला है, वह हो जाता है प्रेरक कर्ता। जैसे कि माँ ने सब्जी नौकर से सब्जी मंगवाती है, तो माँ प्रेरक क्रिया बन गई, ठीक, और जो है सब्जी मंगवाने का कार्य माँ कर रही है तो माँ प्रेरक क्रिया बन जाती है। फिर प्रेरित क्रिया, प्रेरित होने वाला अर्थात जिससे प्रेरणा दी जा रही है, यानी कि नौकर, माँ जिसे प्रेरित कर रही है वह प्रेरित क्रिया हो गई, ठीक। जैसे नौकर, माँ नौकर से सब्जी मंगवाती है तो नौकर जो है वो प्रेरित हो गया। प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो रूप होते हैं। एक प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित होकर कार्य करने वाले को प्रेरित करता है, ये हो जाती है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। यानी कि कर्ता स्वयं कार्य कर रहा है और अपने कार्यों के द्वारा दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, वह हो गया आपका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। इसी प्रकार दूसरा आपका हो जाता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता कार्य में स्वयं सम्मिलित न होकर दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब कर्ता कार्य नहीं कर रहा है। प्रथम प्रेरणार्थक में क्या है, कर्ता स्वयं कार्य करते हुए दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। लेकिन द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में जब कर्ता कार्य में खुद सम्मिलित नहीं है, वह कार्य नहीं कर रहा है बल्कि दूसरों को प्रेरित कर रहा है कि तुम कार्य करो, तो वह हो जाता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ये इतना हमने आपको पिछले बार वीडियो में समझा दिया था। अब जो है तीसरा जो गौर नाम धातु क्रिया है उसके विषय में अब आपको पढ़ाने जा रहे हैं। क्या है? नाम धातु क्रिया, ठीक। अब नाम धातु क्रिया के अंतर्गत क्या है? नाम धातु क्रिया है कि जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों से बनती हैं वे नाम धातु क्रिया कहलाती है। अनुकरणवाची यानी किसी का अनुकरण करना, है ना। जो क्रियाएं, ठीक, जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, ध्यान दीजिएगा इन चीजों को, जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची यानी कि किसी का अनुकरण करना, ठीक, अनुकरणवाची, ये रहा आपका, अनुकरणवाची शब्दों से बनती हैं। अनुकरणवाची शब्दों से बनती हैं, ठीक। उन्हें क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं, ठीक। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों से बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे, ठीक, जैसे मेरे भाइयों ने मेरी
जमीन हथिया ली, यानी कि मेरे ही भाइयों ने मेरी जमीन छीन लिया। ठीक, ये हो गया आपका नाम धातु क्रिया। इन वाक्यों में क्रमशः संज्ञा शब्द, हाथ तथा विशेषण शब्द है ना से बनी है, तो ये नाम धातु क्रियाएं। ठीक, जैसे मान लिया दूसरा, राघव इतना बड़ा होकर भी तुतलाता है। दूसरा उदाहरण, इन वाक्यों में एक में तो हथिया लिया और दूसरा तुतलाता है, तो हथिया तथा तुतलाता क्रियाएं क्रमशः संज्ञा शब्द, हाथ तथा विशेषण शब्द तोतला से बनी है। तोतला से तुतलाना, अतः ये नाम धातु क्रियाएं हैं। और नाम धातु क्रियाओं में अन्य उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे उदाहरण क्या है, जैसे आप तो जानते हैं ना कैसे विशेषण जो है संज्ञा से किस तरीके से नाम धातु क्रिया बनेगी। जैसे हो गया झूठ, ये हो गया आपका संज्ञा। ठीक, फिर ये हो गई नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। ठीक, तो झूठ का क्या हो गया, झूठलाना, झूठलाना, झूठ संज्ञा है। फिर लज्जा, लज्जा संज्ञा है, लज्जा का क्या हो जाएगा, लजाना। ठीक, फिर लोभ, लोभ का क्या हो जाएगा, लुभाना। ये हो गया आपका। तो इसी तरीके से अन्य संज्ञा शब्द भी आते हैं, जैसे बात का बतियाना, दोहरा का दोहराना, है ना, नरम नरमाना, साठ सठियाना, गरम गरमाना। तो इस तरीके ये हो गया। अब ये जो हमने दोहरा दोहराना, नरम नरमाना, ये विशेषण से नाम धातु क्रिया बन गई। पहले हमने संज्ञा शब्द से बनाया, तो इसी प्रकार विशेषण से बनेगा। दोहरा दोहराना, है ना, नरम नरमाना, साठ सठियाना, गरम गरमाना। अब अनुकरणवाची, अनुकरणवाची क्या हो गया, थरथर, थरथर माने किसी से डर के थरथर कांपना, तो क्या हो जाएगा, थरथराना। हिनहिन, हिनहिनाना, घोड़ा हिनहिनाता है। भिन भिन, मक्खी भिन भिनाती है, तो अनुकरणवाची ये नाम धातु हो जाएगा, भिन भिनाना। अनुकरणवाची शब्द है थप थप, थपथपाना। तो इस तरीके से संज्ञा हो गया आपका झूठ झुठलाना, लज्जा लजाना, लोभ लुभाना, बात बतियाना। विशेषण हो गया आपका दोहरा दोहराना, नरम नरमाना, साठ सठियाना, गरम गरमाना। अनुकरणवाची हो गया थर थर, थरथराना, हिन हिन, हिनहिनाना, भिन भिन, भिनभिनाना। ये अनुकरणवाची शब्द है और इसका ये नाम धातु क्रिया है थप थप, थपथपाना। ठीक, अब इसके बाद जो है हम आपको अगला बताएंगे कि कृदंत क्रिया क्या है ना। अभी तो हमने आपको बताया नाम धातु क्रिया, अब आगे देखिए कि कृदंत क्रियाएं क्या होती हैं। चौथे नंबर पे आपका आ जाता है कृदंत। ठीक, चौथे नंबर पे आपका आ गया घ, कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया। ठीक, अब कृदंत क्रिया के अंतर्गत कृदंत क्रिया में आपका आ जाएगा धातु के अंत में प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रियाओं को कृदंत क्रिया कहते हैं। धातु के अंत में प्रत्यय जोड़कर, ठीक, जैसे हमने आपको बताया था धातु के बाद प्रत्यय जोड़ेंगे तब क्रिया शब्द बनती है, तो धातु के अंत में प्रत्यय जोड़कर, ठीक, धातु के अंत में प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रियाओं को कृदंत क्रिया, ठीक, कृदंत क्रिया कहते हैं, कृदंत क्रिया कहते हैं। ये हो गया आपका। ठीक, जैसे अब इसका भी उदाहरण देख लीजिए। जैसे देखिएगा कैसे प्रत्यय जुड़ा है और धातु क्या है। अब ये हो जाएगा आपका धातु, ठीक, और ये हो गया आपका प्रत्यय और ये हो गई क्रिया। पहले भी हमने आपको ये पहले वाली क्रिया में आपको हमने बताया है
कैसे? दौड़, दौड़ ये हो गई धातु, ता हो गया प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा? दौड़ता, ये हो गया आपका क्रिया। फिर दूसरा, फिर दौड़ प्लस दौड़ और ये जोड़ दिया हमने आ, तो क्या हो गया? आ प्रत्यय जोड़ा तो क्या हो गया? दौड़ा। ये देखिए, ता प्रत्यय आ प्रत्यय, फिर एक ही शब्द का बता रहे हैं आपको, दौड़ प्लस प्रत्यय जोड़ दिया कर, क्या हो गया? दौड़ कर। ठीक, अब अगला देखिए, दौड़, ये हमने जोड़ दिया आपका ना, क्या हो गया? दौड़ना, ये हो गया आपका क्रिया। तो धातु के अंत में प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रियाओं को कृदंत क्रिया कहते हैं। धातु दौड़ प्रत्यय ता, दौड़ता। धातु दौड़ प्रत्यय आ, दौड़ा। धातु दौड़ प्रत्यय कर, दौड़कर। धातु दौड़ प्रत्यय ना, दौड़ना। इसी तरीके से लिख प्रस्ता लिखता, लिख आ लिखा, लिख कर लिखकर, लिखना लिखना। यहाँ लिख तथा दौड़ मूल धातु है, ये आपका मूल धातु है, ये प्रत्यय है और ये क्रिया है। तो इनके साथ ता, आ, कर और ना जोड़कर प्रत्यय लगाकर कृदंत क्रियाएं बनाई गई हैं। अब आपका आता है लास्ट वाला, कौन सी? पूर्वकालिक क्रिया। अब आती है पूर्वकालिक क्रिया। ठीक, अब देखिए, ये आपका आ गया पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया अभी अंतिम है। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? मुख्य क्रिया से पहले। देखिए, पूर्व माने पहले, पूर्व का अर्थ होता है पहले, किसी भी चीज के पहले। तो मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, यानी कि पहले से ही क्रिया जो हो रही है। मुख्य क्रिया से पहले, मुख्य क्रिया से, मुख्य क्रिया से पहले होने वाली, मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी कि मुख्य क्रिया से ये पहले जो हो चुकी है वह कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया जैसे वह खाकर सो गया, ठीक, रमन पढ़कर खेलने गया। मुख्य क्रिया जो थी उसके पहले लग गया, सोना उसकी मुख्य क्रिया थी, तो कौन सो गया? वह। रमन पढ़ना मुख्य क्रिया थी, तो रमन जो है पढ़कर खेलने गया। जो खेलने वाक्यों में खाकर और पढ़कर, ये दोनों जो है वो पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। पूर्वकालिक क्रियाएं मूल धातु में कर के प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं और ये वाक्य के पहले जो है प्रयुक्त की जाती है। अब आपको बच्चों अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ये जो हमने पाठ 16 आपको पढ़ाया है क्रिया की। क्रिया किसे कहते हैं? जो जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का ज्ञान होता है, ठीक। फिर धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। सब हमने आपको पहले बता दिया है। क्रिया का वर्गीकरण कितने आधार पर हुआ है? क्रिया का वर्गीकरण 2 आधार पर हुआ है, एक कर्म के आधार पर और एक रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद 2 हैं, एक अकर्मक और एक सकर्मक। अकर्मक क्रिया यानी कि जिसका फल, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है वह अकर्मक क्रिया। साधारण भाषा में आप कह सकते हैं कि जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। और अकर्मक क्रिया 2 प्रकार के हो गए, एक पूर्ण कर्मक, एक अपूर्ण कर्मक। पूर्ण कर्मक जो अपने आप स्वयं में जो है क्रिया होती है और अपूर्ण कर्मक जिन्हें पूरा करने में किसी अन्य की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार सकर्मक क्रिया जो कर्म सहित, ठीक, और जिसका
जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया। इसी प्रकार यह भी दो प्रकार के, एक कर्मक और द्विकर्मक। फिर रचना के आधार पर संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु, कृदंत और पूर्वकारी। तो ये सारी क्रियाएं हमने आपको अच्छी तरीके से पढ़ा दी हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।